का हम लोग पढ़ रहे हैं और महिलाओं और बालकों के विरुद्ध जो आपराधिक कार्य होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले वाले क्लास में हम लोगों ने रेप के बारे में पढ़ा था, सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में हम लोगों ने देखा था। चलिए, मिल्केश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्लास को स्टार्ट करूं मैं। तो आज जो हम लोग सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता का, वो है सेक्शन 65। ठीक है, 65 क्या है? पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। और कौन से सर्टेन केसेस में? तो 65 पहले कहता क्या है उसके बारे में आप समझ लीजिए। कहता है कि जहां एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके, एक व्यक्ति ने भी समूह गठित किया है, कुछ लोगों को बुलाया है, इनवाइट किया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के लिए। अधिक व्यक्तियों ने भी एक समूह बनाया है, किस लिए? एक क्राइम को करने के लिए। क्राइम क्या है? तो सेक्सुअल ऑफेंस है। और एक सामान्य आशय के साथ, मतलब जो समूह है जो उस अपराध को करने जा रहा है उसका सबका उद्देश्य जो है, कॉमन इंटेंशन जो है, क्या है? वो एक है। और उस कार्य को करने के लिए सबने जो है एक समूह गठित किया है। और अपराध क्या होता है? तो 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ रेप, बलात्संग जिसको कहा जाता है। तो ऊपर जो हम लोगों ने रेप के बारे में पढ़ा था कि बलात्संग का अपराध कैसे होता है, अगर 16 वर्ष से कम आयु के किसी महिला के साथ किसी एक व्यक्ति ने या एक से अधिक व्यक्तियों ने समूह गठित करके एक सामान्य उद्देश्य, सबका उसमें सामान्य उद्देश्य क्या है? तो रेप करना उस 16 वर्ष की लड़की के साथ, और उसके उस सामान्य उद्देश्य को बढ़ाने के लिए, उस पे कार्य करने के लिए, उस अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, क्या है ऑब्जेक्ट? तो रेप करना। उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए सबने क्या किया? कुछ ना कुछ कार्य किया। तो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्तियों के बारे में समझा जाएगा कि उसने रेप किया है। क्लियर है? क्या कहता है 65? 65 कहता है कि जहां एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा अगर कोई समूह गठित करके किसी 16 वर्ष की महिला के साथ रेप करने का करता है, और उस सामान्य उद्देश्य में सारे के सारे कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो उस लड़की के साथ रेप करना। तो ये कहा जाएगा कि हर व्यक्ति जो उस समूह का सदस्य है उसने रेप किया है। और दंड का क्या प्रावधान है? तो आजीवन कारावास से जीवन भर आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास है। यहाँ पे आजीवन कारावास को साफ साफ कह दिया कि जीवन भर के लिए, जब तक वो जीवित रहेगा, और जुर्माने से दंडनीय। तो गैंग रेप को जो है कितना यहाँ पे हार्ड बना दिया गया, मतलब जो पनिशमेंट है 20 साल नहीं है, 25 साल नहीं है, पूरे लाइफ टाइम के लिए, जीवन भर के लिए जो है उनको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो सेक्शन 65 में ये बताया गया है। और क्या क्या है? सिर्फ आजीवन कारावास से काम नहीं चलेगा।
एक जुर्माना भी लगाया जाएगा, और वो जुर्माना मिलेगा किसको? तो पीड़िता को मिलेगा, मतलब जिसके साथ रेप हुआ है। और किस लिए मिलेगा? तो उसका जो भी मानसिक और शारीरिक रूप से जो उसको क्षति पहुंची है, उसके चिकित्सीय खर्चा और उसके पुनर्वास के लिए। जो न्याय योचित और युक्ति युक्त होगा, वो उसको चिकित्सा खर्चा और पुनर्वास के लिए खर्च का भी जुर्माना देना पड़ेगा उस समूह के प्रत्येक सदस्य को। क्लियर है? तेजपाल जी, गुड इवनिंग। तो आगे इसमें आते हैं हम लोग। फिर क्या कहता है कि एक कंडीशन था कि जहां पे एक से अधिक व्यक्तियों का समूह जो था, वो 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ बलात्संग किया है। और दूसरा 65 का जो सब क्लॉज 2 है, वो किसके बारे में कहता है कि 12 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ बलात्संग। कंडीशन वही है जो 65 के 1 में आपने पढ़ा। एक समूह बनाकर, एक कॉमन इंटेंशन के साथ, और उस कॉमन इंटेंशन के साथ सबने क्या किया? कुछ ना कुछ कार्य किया उस लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए, बलात्संग करने के लिए। वहां पे उम्र कितना है? 16 वर्ष। और यहाँ पे नीचे में जो सब क्लॉज 2 है, उसमें उम्र का मापदंड क्या है? 12 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ, बच्ची के साथ आप यहाँ पे कह लीजिए। क्या कहता है पनिशमेंट के बारे में? तो कह रहा है कि वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, मतलब कि ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दैट समूह, उस उस समूह का ईच एंड एवरी ऑफेंडर, ईच एंड एवरी ऑफेंडर, अपराधी माना जाएगा कि उसने जो है अपराध किया है। और कारावास का क्या प्रोविजन है? तो आजीवन कारावास से और शेष प्राकृतिक जीवन काल का कारावास अभिप्रेत है। जुर्माने से अथवा मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है? 61 65 के 1 और 65 के 2 में, जहां 65 का 1 जो है वो कहता है कि वहां जो एक समूह द्वारा 16 साल से कम आयु के महिला के साथ में, स्त्री के साथ में अगर कोई बलात्कार करता है, तो उसको आजीवन भर जो है जेल में डालने का प्रावधान है, दंड के रूप में उसको मिलेगा, और जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही वो महिला 12 वर्ष से कम आयु की होती है, तो आजीवन कारावास तो होगा ही, और जुर्माना भी हो सकता है, अथवा मृत्यु दंड से भी दंडित किया जाएगा। तो ये किन परिस्थितियों में मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा? तो ये देखा जाएगा कि केस का फैक्ट्स क्या है, और ये सारा का सारा डिस्क्रेशन किसको दे दिया गया है? जज साहब को। उनके सामने जो फैक्ट्स अवेलेबल होगा, उसमें से वो डिसाइड करेंगे क्या जीवन कारावास मिले कि मृत्यु दंड मिले। ठीक है? तो एक नया चीज क्या जोड़ दिया गया 65 के 2 में? मृत्यु दंड। ठीक है? जुर्माना जो लगता है वो मिलेगा ही, उसके चिकित्सा खर्चा और पुनर्वास के लिए जो भी प्रोविजन है वो न्यायोचित और युक्ति युक्त जो भी होगा वो कोर्ट उसके ऊपर इम्पोज कर सकता है। तो 65 के 1 और 65 के सब क्लास 2 में अंतर यही है, एक पे जहां 16 वर्ष से कम आयु का, दूसरा जो है 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के ऊपर समूह के द्वारा एक सामान्य उद्देश्य से रेप करने के अपराध के बारे में पनिशमेंट का प्रोविजन है। ठीक है? आगे देखते हैं सेक्शन 66 क्या कहता है। सेक्शन 66 जो है अपराध का वो चरम सीमा है जिसमें जिसके साथ रेप किया गया
उसको विकृतशील बना दिया गया, उसको इस तरह से रेप किया गया कि उसकी मृत्यु तक हो गई, उसको क्षति पहुंचाया गया। जैसे कि निर्भया जो कांड हुआ था दिल्ली में, उस तरह के अपराध इसके बारे में बात करता है यह। तो सेक्शन 66 को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कहता है प्रोविजन कि जहां कोई धारा 64 के 1 और 2 के अधीन दंडनीय अपराध करेगा और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाएगा जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए। तो धारा 64 के 1 और 2 में क्या था? तो धारा 64 के 1 एंड 2 में बलात्कार के बारे में कहा गया था, जिसमें कठोर कारावास 10 वर्ष से कम की नहीं और आजीवन कारावास हो सकती है। और किसके द्वारा वो कह किया गया था? तो जो किसी पुलिस अधिकारी या किसी मतलब जिसके ऊपर सुरक्षा का भार है उन लोगों के द्वारा। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे सेक्शन 66 कहता है कि जहां कोई धारा 64 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन दंडनीय कोई अपराध करेगा और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाएगा जिससे स्त्री की मृत्यु तक हो जाती है। रेप तो किया ही, उसके जननांग में जो है रॉड से वार कर दिया। ठीक है, उसको इस तरह से रेप करते समय उसके शरीर को यूज किया गया कि वो मानसिक रूप से बेकार हो गई, पागलपन की स्थिति में आ गई, मेंटली ऐसा उसको चोट पहुंचा या शारीरिक ऐसा उसको चोट पहुंचा कि वो बिल्कुल बेकार हो गई, उसका शरीर जो है वो बेकार हो गया। तो इस स्थिति में कहता है कि वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी। तो जहां 64 के 1 और 2 में क्या प्रावधान था कि 10 साल से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास हो सकता है, तो इस स्थिति में जहां 66 का जो इंग्रेडिएंट्स अप्लीकेबल होता है तो वहां पे 20 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी और आजीवन कारावास हो सकता है। ठीक है, और आजीवन कारावास का मतलब क्या है? जीवन भर का कारावास, और मृत्यु दंड से भी दंडित किया जा सकता है। ठीक है, या मृत्यु दंड से। तो देखिए, आप देखिएगा कि पनिशमेंट पार्ट में देखिएगा कि आजीवन कारावास 20 वर्ष से कम का कारावास नहीं लिखा हुआ है। फिर देखिएगा कि आजीवन कारावास लिखा हुआ है। फिर देखिएगा कि मृत्यु दंड से भी। तो ये या करके जो है जज जज जो बैठा हुआ है, जज जो बैठे हुए हैं उस पोस्ट पे, उनके सामने जो केस होता है उस केस के सारे मापदंडों को देखने के बाद ये देखना होता है कि इन तीन में से कौन सा सजा उसको दिया जाए। लेकिन जहां पे ये कह दिया गया कि 20 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, तो वहां पे वो 20 वर्ष से कम का सजा नहीं दे सकते हैं। 20 वर्ष से ऊपर का दे सकते हैं, 20 वर्ष से कम का सजा वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 67 जो है अपनी ही पत्नी के साथ डिवोर्स के पीरियड में, या फिर कहें कि जहां पे वो एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं, उस पीरियड में अगर पति के द्वारा पत्नी के ऊपर मैथुन किया जाता है, मतलब शारीरिक संबंध आप कह सकते हैं इसको, मैथुन किया जाता है, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास की जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। है ना? मतलब यहां मैथुन का मतलब समझिए कि एक सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है, जो 63 के खंड क और घ में बताया गया है। तो 63 का क देख लीजिए, शायद ध्यान में नहीं हो, नया नया एक्ट है।
तो 60 किसी स्त्री की योनि उसके मुंह मूत्र मार्ग गुदा या अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाता है। तो शारीरिक रिलेशनशिप से है जिसमें पेनिस्ट्रेशन आप सिंपल अगर समझे उसके बारे में बात करता है कि जो कोई अपनी पत्नी के साथ, जहां पे कोर्ट के द्वारा एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया गया है कि दोनों पत्नी और पत्नी अलग रहते हैं, इस स्थिति में अगर वह उसकी सम्मति के बिना, जो उससे पृथक रह रही है उसकी सम्मति के बिना अगर वो मैथुन करेगा तो दोनों में से किसी भांति की कारावास की जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि ऐसे कंडीशन में भले ही पत्नी अगर वो अलग रह रही है और बिल्कुल एक दूसरे से वो सेपरेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे ध्यान देखिए दीजिएगा कि डिक्री के दिन पृथकीकरण की डिक्री है, कोई डिवोर्स नहीं है। डिवोर्स जब होता है तो पति और पत्नी का रिश्ता जो है खत्म हो जाता है, लेकिन जहां पे पृथकीकरण की डिक्री है वहां पे पत्नी और पत्नी का रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। इसलिए जो है इसमें इस तरह के ऑफेंस में जो है कम सजा का प्रावधान जो है किया गया है। ठीक है ना, मतलब सेपरेशन आप कहें, पृथकीकरण की मतलब हो गया, पृथकीकरण की डिग्री मतलब जहां पे सेपरेशन ऑर्डर पास किया गया कि भाई हम जो है नहीं रहना चाहते हैं पति के साथ में। ठीक है, तो ये विवाह विच्छेद नहीं हुआ, विवाह विच्छेद डिवोर्स हो गया। तो यहां पे सजा को जो है कम करके रखा गया है, 2 वर्ष से कम का सजा नहीं होगा। जो हाँ, 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की स्थिति को क्लियर नहीं किया गया है, इसमें आगे में क्लियर किया गया है। आगे जो हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे 18 वर्ष का भी बात आया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग जो देखेंगे उसमें वो बात आएगा। 16 साल 12 साल तो आपने देख ही लिया, 18 साल का भी प्रोविजन आपको नीचे में देखने को मिलेगा। तो 67 क्लियर हो गया कि जहां पे कोर्ट के द्वारा सेपरेशन ऑर्डर पास हो चुका है और उस सेपरेशन ऑर्डर पास होने के बाद पति के द्वारा पत्नी के बिना सहमति के अगर वो अपनी पत्नी के साथ मैथुन करता है तो दोनों में से किसी भांति की कारावास, मतलब कि कम से कम 2 वर्ष से कम का सजा नहीं होगा, जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 67 ये है। 68 68 जो है वो ऐसे ऑफेंसेस के बारे में बता रहा है, सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में, जहां पे कोई किसी के साथ विश्वासिक संबंध में रह रहा है, ट्रस्ट के साथ रह रहा है, किसी ने अपनी किसी बहन और बेटी को अपने किसी रिलेटिव के यहाँ ये विश्वास करते हुए भेज दिया कि वो वहां पे रह के जो है पढ़ाई रखेगी या उसके देख रेख में उसके गार्जियनशिप में रहेगी, लेकिन उसने क्या किया, उस विश्वासिक संबंध का फायदा उठाकर उसके साथ क्या किया, सेक्सुअल ऑफेंस किया। तो उसके बारे में जो है सेक्शन 68 बताता है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या कहता है। आजीवन कारावास का मतलब 20 वर्ष नहीं होता है, जहां पे स्पेसिफिक 20 वर्ष कहा गया है तो मतलब 20 वर्ष। आजीवन कारावास का मतलब जीवन भर कारावास, और जहां भी आजीवन कारावास में होगा अगर, तो वहां पे देखिएगा, आप पढ़िएगा, एक्ट में लिखा हुआ है शेष जीवन तक। तो जहां पे शेष जीवन तक आजीवन कारावास में लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो जेल के अंदर रहेगा। जहां पे 20 वर्ष लिखा हुआ है 20 वर्ष ही है वहां पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि कभी कभी देखिएगा किसी को 20 वर्ष का सजा मिला हुआ है, वो 10 ही साल में आ जाता है, 15वें साल में आ जाता है। तो ये एक स्टेट का भी कुछ पावर होता है कि अगर कोई किसी को जेल में रखने का मकसद जो होता है उसमें सुधार करना होता है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी हमारे यहाँ अप्लीकेबल है कि
किसी अपराधी को जेल में रखने का मकसद ही होता है कि उसको वहां से, समाज से अलग करके उसको एक ऐसे जगह पे रखा जाए जहां पे उसको जो है रिफॉर्म हो सके। बट ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। वहां पे जाने के बाद वो एक और बेहतरीन अपराधी बन के निकलता है। ठीक है। तो स्टेट जो है, अगर वो अच्छा काम करता है वहां पे जेल में, तो उसको जो है उसके सजा को कम कर देती है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है। तो सेक्शन 68 हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है सेक्शन 61? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला इसका जो है क, वो ये कहता है कि प्राधिकार की किसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध रखते हुए, ठीक है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। दूसरा क्या है? लोक सेवक होते हुए, कोई लोक सेवक होते हुए, या जेल। तीसरा जो है ग जो है, कहता है कि जेल, अभिरक्षा गृह, स्त्रियों और बालकों के लिए जो संस्था होता है उसके प्रबंधक, उसके सुपरिटेंडेंट के द्वारा, या अस्पताल के प्रबंधक या किसी कर्मचारी के द्वारा क्या किया जाएगा? तो ऐसी किसी स्त्री को जो उसकी अभिरक्षा में है। तो आपने अगर किसी स्त्री को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया तो हॉस्पिटल के अभिरक्षा में है। आपने अगर किसी स्त्री को अपने रिलेटिव के यहाँ, अपने भाई बहन या कोई भी एक व्यक्ति अगर अपने बहन को, या और कोई फीमेल रिलेटिव को किसी के यहाँ भेजता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो वो उसके वैश्वासिक संबंध में होता है और उसके प्राधिकार, उसके कस्टडी एज ए गार्जियनशिप के अंतर्गत वो उसके अभिरक्षा में रहती है। तो ऐसी किसी स्त्री को जो उसकी अभिरक्षा में है, उसके भार साधन के अधीन या परिसर में, या तो उसके घर के अंदर या उसके परिसर के अंदर, उसके साथ क्या करता है? मैथुन करता है, जो बलात्संग की कोटि में नहीं आता है। तो यहां पे बलात्संग की कोटि में नहीं आता है। किस मैथुन के बारे में बात कर रहा है? जो बलात्संग की कोटि में नहीं आता है। मतलब स्त्री का कंप्लीटली ना नहीं है, और उस व्यक्ति ने इन सारे चीजों का फायदा उठाकर उसके साथ मैथुन किया है। बलात्कार में क्या होता है? बिना किसी इच्छा के किसी के साथ, जो कैटेगरी बताया गया है उसमें से कोई भी अपराध करना। मैथुन का यूज कहां पे किया जा रहा है? जहां पे कंसेंट तो है बट दूसरे तरह से। तो ऐसी किसी स्त्री को जो उसकी अभिरक्षा में है, उसके भार साधन के अधीन है या परिसर में है, उपस्थित है, अपने साथ मैथुन करने हेतु, स्पेसिफिक बताया गया कि जो बलात्कार की कोटि में नहीं आता है, उत्प्रेरित या विलुब्ध करने के लिए ऐसी स्थितियां वैवाहिक संबंध का दुरुपयोग करेगा। क्या करेगा? उत्प्रेरित करेगा। ठीक है। सिड्यूस करेगा, इंड्यूस करेगा। किसको? जो उसके अधीन है, जो उसके अभिरक्षा में है, जो उसके परिसर में है। किस कार्य के लिए? सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। मैथुन का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। और सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब, सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब पेनिस्ट्रेशन। आप सीधे समझ लीजिए।
तो वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास की जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, कम से कम 5 साल का सजा मिलेगा। चूंकि रिलीफ क्यों है थोड़ा सा, कि भाई कंसेंट यहां पे मिला, कंसेंट था, भले ही सिड्यूस करके था, भले ही इंड्यूस करके था, बट कंसेंट था। लेकिन किसका फायदा उठा के लिया गया? एज ए गार्जियन, एज ए लोक सेवक, ऐसे उस परिसर का, उस जगह का मालिक होने के नाते। तो दंड का क्या प्रावधान है? 5 वर्ष से कम का सजा नहीं होगा, और कितने साल का हो सकता है? बढ़ के 10 साल तक का हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? वैश्वासिक मतलब वही जो मैंने आपकी बताया, विश्वास का संबंध, जिसको आप इंग्लिश में फिड्यूशरी रिलेशनशिप कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है 69। तो 69 का जो ऑफेंस है वो कहता है कि प्रॉमिस करके, किस चीज का प्रॉमिस? तो शादी करने का प्रॉमिस, प्रवंचना पूर्ण, ऐसा कोई भी कार्य जो प्रवंचना पूर्ण कहलाएगा, प्रवंचना कहलाएगा, जिसमें किसको सिंपली अगर आपको समझना है तो कैसे? तो प्रॉमिस करना किस चीज का? शादी करने का, और ये जानते हुए कि ये प्रॉमिस झूठा है, करने वाला इसे कभी पूरा नहीं करेगा। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेज होते हैं कि अपनी अपना पहचान छुपा के, अपना आइडेंटिटी छुपाकर किसी के साथ जो है, किसी महिला के साथ, दूसरे धर्म के लोग किसी अन्य धर्म के लोग के साथ जो है अपना आइडेंटिटी पहचान छुपाकर उसके साथ जो है पहले बहलाते फुसलाते हैं, फिर उसको शादी करने का प्रलोभन देते हैं, और ये जानते हैं कि वो उनसे शादी नहीं करते हैं, फिर क्या करेंगे? उसके साथ शारीरिक उसका जो है शोषण करते हैं और फिर उसको जो है छोड़ देते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो है स्पेसिफिक सेक्शन 69 बनाया गया है। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसे इसको समझ लें कि अगर इस तरह का केसेज आता है तो सेक्शन 69 के अंतर्गत जो है कवर होगा। तो पढ़ लेते हैं हम लोग सेक्शन 69 को। कहता है कि जो कोई प्रवंचना पूर्ण साधनों द्वारा, मतलब प्रॉमिस के द्वारा, डिसिटफुल मीन्स द्वारा, उसे पूरा करने के आशय के बिना, उसे पता है कि हम तो प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन पूरा करेंगे नहीं, यूज करेंगे और इसको छोड़ देंगे, स्त्री से विवाह करने के वचन द्वारा। महिला तो आ गई, उसने आइडेंटिटी बताया कि भाई तो मैं इंस्पेक्टर हूं, उसने बताया कि भाई मैं कहीं रेलवे में काम करता हूं, तुमसे शादी करूंगा, और वो महिला जो है उसके झांसे में आ गई, और उस झांसे में आकर जो है उसने मैथुन करने का जो है कंसेंट दे दिया, वो उसके साथ जो है उसके शारीरिक शोषण उसका किया। ठीक है, तो क्या प्रावधान है सजा का? तो कहता है कि 10 वर्ष तक का हो सकेगा, ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से ले भी दंडनीय होगा। तो 69 सोचिए बहुत बड़ा जो है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, तो लड़की ये कह सकती है कि इसने मुझे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और इसी कारण जो है मैंने अपना सहमति दिया और इसने मेरे साथ जो है
शारीरिक संबंध बनाया और आज जो है शादी करने से मना कर रहा है। तो जैसे ही वो शादी कर लेगा, विवाह करने का जो वचन है वो पूर्ण कर लेगा, तब तो इसके अंतर्गत वो नहीं आएगा, इस 69 के ऑफेंस के अंतर्गत वो नहीं आएगा। लेकिन जहां पे उसने प्रॉमिस को तोड़ दिया, और उस प्रॉमिस को तोड़ के इस इंटेंशन के साथ तोड़ा, क्योंकि उसका प्रॉमिस को पूरा करने का कभी इंटेंशन था ही नहीं, और उस महिला के साथ अगर ऐसा कुछ करता है जो कि मैथुन कहलाता है, मतलब कि इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो 10 वर्ष तक की सजा जो है हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा जो है क्या क्या कहा गया स्पष्टीकरण में, कि जहां पे नियोजन, कोई अगर किसी के अंतर नियोजित है एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को, कि मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, मैनेजर बना दूंगा, उसके साथ ये कार्य करता है। प्रोन्नति, उत्प्रेरणा या पहचान छुपाकर, उत्प्रेरणा मतलब उसको इंड्यूस करके, उसको उत्प्रेरित करके, बहका के, फुसला के, और अपना पहचान छुपाकर, एक स्पष्टीकरण में साफ साफ बताया गया है। अपना पहचान छुपाकर मतलब कि अपना, अगर किसी ने जाति भी छुपाया है, अपना आइडेंटिटी जो है वो छुपा दिया, वो झूठ बोला कि वो किसी और जाति का है, वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है, और है वो कुछ और, तो इस तरह का अगर कोई मिथ्या वचन कहता है तो उसको कहा जाएगा कि प्रवंचनापूर्ण साधनों के द्वारा जो है, तो सेक्शन 69 जो है ये कहता है। धारा 69 बलात् संघ में नहीं आती है ना सर। देखिए, आप इस सेक्शन को जोड़ा जरा जो है, इसके बारीकियों को जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है यह? ये कहता है कि एक व्यक्ति है, उसने किसी महिला के साथ में एक प्रॉमिस किया, और प्रॉमिस क्या किया, किस तरह से किया, तो उसको किसी नियोजन के कार्य के लिए, किसी प्रोन्नति का प्रलोभन देकर, और विवाह करने के झूठे प्रॉमिस से, इन सारे चीजों का उस महिला को जो है प्रलोभन देकर उसके साथ मैथुन करता है। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा मैथुन बलात् संघ की श्रेणी में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है बलात् संघ की श्रेणी में? क्योंकि बलात् संघ की श्रेणी में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि महिला ने ना बोला है। यहां पे महिला ने क्या किया है? हाँ बोला है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये तो मेरे से शादी कर लेगा, हम लोग शादी पे क्या बोलते हैं, एक वैवाहिक जीवन बिताएंगे। जहां पे एक मैनेजर ने अपने नीचे के एम्प्लॉय को बोला कि मैं तुम्हारा प्रमोशन करा दूंगा, तुम मेरे साथ अगर रहती हो तो, और इसी का जो है प्रलोभन देकर उसके साथ जो है मैथुन करता है। तो यहाँ पे तो महिला का हाँ है मैथुन करने के लिए, तो ये बलात्संग की कैटेगरी में नहीं आता है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेक्शन 17। सामूहिक बलात्संग। जहां किसी स्त्री से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके
सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है। वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास की जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति का शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है। आपने पूछा था कि 18 वर्ष से कम आयु के बारे में जो है कहां पे प्रावधान है, तो यहां पे ये सेक्शन 70 जो है सामूहिक गैंग रेप के बारे में है। सामूहिक गैंग रेप के बारे में है। एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा टीम गठित करके किसी स्त्री से बलात्संग किया जाना सामूहिक बलात्कार कहलाता है। और इसके लिए दंड का प्रावधान जो है 20 वर्ष से कम का सजा नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक का हो सकता है, और आजीवन कारावास में जीवन भर जेल में रहने की सजा होगी, जुर्माना और दंड भी लगेगा। ठीक है। इसी का सब क्लॉज 2 देखिए कि जहां एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए 18 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ बलात्संग किया जाता है, तो जहां भी बलात्संग का बात होगा वहां पे स्त्री का पहला चीज कंडीशन यह है कि उसने उस कार्य के लिए ना बोला है, उसकी इच्छा के विरुद्ध। तो सेक्शन 70 का सब क्लॉज 2 जो है कहता है कि जहां व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी 18 वर्ष से कम आयु के किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने जो है बलात्कार किया है, यह समझा जाएगा। और दंड क्या मिलेगा? तो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति का शेष जीवन शामिल है, और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो देखें 12 वर्ष के लिए क्या था, 16 वर्ष के लिए क्या था, और 18 वर्ष के लिए क्या है। सब में जो है सजा का प्रावधान जैसे जैसे उम्र बढ़ा है, सजा का जो प्रावधान है वो कम किया गया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ा है, सजा के प्रावधान को क्या किया गया है? कम किया गया है। सेक्शन 71 जो है रिपीटेड ऑफेंस के बारे में बात करता है कि एक बार सजा पा चुके हैं, दोबारा जो है फिर से वही सजा, फिर से वही अपराध जो है करने जा रहे हैं। शेष जीवन काल के लिए मतलब होता है जीवन भर के लिए। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक जेल के अंदर रहेगा। सेवेंटी वन बोल रहा है कि भाई ऊपर के सारे अपराधों में एक बार अपराधी हो चुके हैं, सजा मिल चुका है, लेकिन फिर से वही अपराध किए, तो उस कंडीशन में सजा का क्या प्रावधान होगा। तो यहां सेक्शन 71 में यह बताया गया है कि जो कोई धारा 63 या धारा 64 या धारा 65, धारा 66, धारा 67 के अधीन कोई अगर अपराध करता है
और उस अपराध में उसको सजा मिल जाता है, उसको कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा सजा दे दिया जाता है, और फिर से अगर वो उस अपराध को करता है तो क्या होगा। तो एक बार मैं सेक्शन 71 को पूरा पढ़ देता हूं। तो जो कोई धारा 63, धारा 64, धारा 65, धारा 66 या धारा 67 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया है, पहले एक बार उसको जो है दंड मिल गया है, और उसके बाद उस अपराध को करने के बाद भाई साहब ने फिर से वही अपराध किया, और उसमें जो है उसको उस अपराध में भी कोर्ट के द्वारा उसे जो है सिद्ध दोष ठहरा दिया गया। सिद्ध दोष का मतलब कोर्ट ने दोष और गुण के आधार पे, जो मतलब पूरे ट्रायल के आधार पे जो एविडेंस आया उसके आधार पे ये पाया कि ये अपराधी है, उसी को सिद्ध दोष कहा जाता है। तब सजा क्या होगा, तो उसमें आजीवन कारावास, ठीक है, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड दोनों हो सकता है, से दंडनीय होगा। और यहां पे आजीवन कारावास का मतलब क्या है, व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल। तो प्राकृतिक जीवन काल क्या होता है कि जब तक वो जिंदा रहेगा, प्रकृति ने जब तक उसको जिंदा रखा है वो उसका जीवन काल है, तब तक जो है वो कहां पे रहेगा, जेल के अंदर रहेगा। क्लियर है। जीवन भर के लिए तो सर जीवन कारावास है, परंतु प्राकृतिक शेष जीवन काल के लिए कारावास समझ में नहीं आया। बिल्कुल सिंपल है, एकदम आप आसानी से समझ गए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं आजीवन कारावास वर्ड को लेकर। देखिए पहले का जितना भी आईपीसी में जो प्रोविजन था उसमें आप देखिएगा कि आजीवन कारावास का बात होता था। मोस्टली जितने भी ऑफेंस थे आईपीसी में जो गंभीर प्रकृति के अपराध थे उसमें आजीवन कारावास का बात था। तो यहाँ पे आजीवन का मतलब ये होता था कि जीवन भर के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि उस अपराधी के रिफॉर्मेटिव अप्रोच के कारण जो वो जेल में अपनाता था, जो अच्छा काम करता था, उसके लिए उसके जीवन आजीवन कारावास के सजा को कम कर दिया जाता था। और बाद में क्या होता था, वो 15 साल 10 साल इसमें भी छूट जाता था। लेकिन जहां पे एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन कर दिया गया कि प्राकृत शेष जीवन, प्राकृतिक रूप से जो जीवन प्राप्त है, जब तक वो प्राकृतिक रूप से जिंदा रहेगा तब तक वो कारावास में रहेगा। इसी का मतलब जो है प्राकृतिक शेष जीवन काल के लिए, सिंपली कि जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक वो जेल के अंदर रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तेजपाल जी क्लियर हो गया। तेजपाल जी काइंडली बताएं, क्लियर। आजीवन कारावास और प्राकृतिक शेष जीवन काल स्पेसिफिक बनाया गया, इस एक्ट में जो नया एक्ट डाला बनाया गया उसमें बता दिया गया कि स्पेसिफिक है। आप एक काम कीजिएगा, इस एक्ट को जो है ना कई ऑफेंसेस के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। उसमें जो है देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस कीजिएगा, जहां पे आजीवन कारावास लिखा हुआ है, जहां पे प्राकृतिक शेष जीवन काल के लिखा हुआ है। तो अगर आपको समझ में नहीं हुआ तो फिर भी एक बार मैं फिर से बता देता हूं। प्राकृतिक शेष जीवन काल के लिए मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्राकृतिक शेष जीवन काल का सजा दे दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो जीवन भर जब तक वो जिंदा रहेगा जेल के अंदर रहेगा। यही है प्राकृतिक जीवन शेष जीवन काल। तो आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट में हम लोग इसी को भारतीय न्याय संहिता को आगे बढ़ाएंगे, और अभी कुछ और ऑफेंसेस जो है महिला और बालकों के ऊपर है जो कि हमें पढ़ना है, जिसमें जो है आपराधिक बल और हमले के विषय में है, स्त्री के ऊपर। तो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा और बने रहें क्लास में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।